3 दशकों में पहली बार हमें ये डेटा, हमें ये नंबर्स देखने को मिले हैं कि हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है, जो हमारे माइग्रेंट इंडियंस हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनके द्वारा वापस भारत में $29 बिलियन के रेमिटेंसेस को एक सिंगल क्वार्टर में, सिंगल तिमाही में भारत में वापस भेजा गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये जो रिपोर्ट है आरबीआई के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट है, जिन्होंने पिछले 33 ईयर्स के डेटा को एनालाइज किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 से लेकर 2023 तक। और इसमें इन्होंने ये चीज़ को बताया है कि पिछले 33 सालों में पहली बार हमें देखने को मिला है कि एक सिंगल क्वार्टर में, मतलब कि Q3 ऑफ 23-24 में एक सिंगल क्वार्टर में $29,438 मिलियन का इनफ्लो हमें भारत में होता हुआ देखने को मिला है, विच सिंपली ट्रांसलेट्स टू कि एक तिमाही में $29 बिलियन का जो रेमिटेंसेस का इनफ्लो है वो हमें भारत में आता हुआ देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है कल ही सामने आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है। ओवरसीज इंडियंस सेंड होम द रिकॉर्ड $29 बिलियन इन रेमिटेंसेस। और इवन इकोनॉमिक टाइम्स में तो इसके बारे में ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो अब ये चूज कर रहे हैं कि अपने पैसे को अमेरिका में नहीं रखना चाहते हैं और जानबूझकर उसको इंडिया में भेज रहे हैं। इसी वजह से हमें सिंगल क्वार्टर में, सिंगल तिमाही में $29 बिलियन का जो रिकॉर्ड रेमिटेंस इनफ्लो है वो भारत में देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे पब्लिश करी गई है। डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते हमें सडनली इतना ज़्यादा जो इनफ्लो है वो देखने को मिला है, एंड ऑल्सो समझेंगे कि इंडिया को इस पूरी चीज़ से बेसिकली क्या फ़ायदा हो सकता है। बाय द वे, जो आप रिपोर्ट्स अक्सर सुनते रहते हैं जिसमें कि इंडिया ने रेमिटेंसेस फ्लोज को टॉप किया है, वो वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज करी जाती हैं और उस रिपोर्ट में इंडिया अभी भी नंबर 1 पे है। अगर हम लोग रेमिटेंस इनफ्लो की बात करते हैं, पिछले एक वर्ष में $125 बिलियन का रेमिटेंस इनफ्लो हमें भारत में आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट है ये आरबीआई के द्वारा पब्लिश करी गई और इसमें कुछ नए ट्रेंड्स, कुछ नया डेटा भी सामने पेश किया गया है। जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी आ चुका है, जिसमें कि हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। अगर आपने इन सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट नहीं करी है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनरोल करने में, तो दोस्तों 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए लाए गए हैं और इनमें एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, बिटली लिंक, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जो भी डाउट या क्वेरी है उसको वहां पे भरना है। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी सो दैट आपको डिस्काउंट्स भी दिए जा सकें और आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी यहाँ पे क्लियर करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो डेटा जो कि आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया गया है, इन्होंने बताया है कि जो प्राइवेट ट्रांसफर्स हमें देखने को मिले हैं इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट होता है जिसको हम लोग करंट अकाउंट में देखने को मिलता है, उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो हेड है उसके अंदर जो नेट इनवर्ड रेमिटेंसेस का सब हेड होता है उसके अंदर हमें $29 बिलियन का इनफ्लो देखने को मिला है ड्यूरिंग द क्वार्टर विच एंडेड दिसंबर 2023। और यहाँ पर आरबीआई ने अपने डेटा में ये भी बताया है कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस जो है वो अमेरिका से हमें देखने को मिला है, मतलब मैक्सिमम जो पैसा है वो अमेरिका से आता हुआ देखने को मिला है, अकाउंटिंग फॉर 23% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस। और जो हमारे भारतीय गल्फ रीजन में काम करते हैं जैसे सऊदी अरेबिया, ओमान हुआ, कतर हुआ, यूएई हुआ, वहां से आने वाले इनफ्लोज में हमें थोड़ी कटौती देखने को मिली है। ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये 1991 से इसको एनालाइज किया गया है, जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी, और अब देखने को मिला है कि हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ इनफ्लोज को एक सिंगल क्वार्टर में टच किया है। इतना बड़ा नंबर हमें आज तक भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिनको कि सामने पेश किया गया है। नंबर 1 बताया गया है कि क्योंकि अमेरिका में
जो इकोनॉमी का रिवाइवल है वो हमें देखने को मिल रहा है। और जो दिसंबर महीना होता है तो वहाँ पर अमेरिका में उस टाइम पे बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स होते हैं, वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये ऑब्वियसली साल में एक ही बार होता है, लेकिन ये जनरली 90% से ज़्यादा कंपनियों में दिसंबर में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके पास सडनली जो उनका इनकम का इनफ्लो है वो बढ़ जाता है, और उसी का इम्पैक्ट है कि वो वाला जो इनकम है वो कहीं ना कहीं भारत में हमें आता हुआ देखने को मिल जाता है। नंबर 2 फैक्टर जो कि सामने रखा गया है वो है FCNR के जो डिपॉजिट रेट्स हैं। अगर आप FCNR के बारे में नहीं जानते, बहुत सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो जो NRI लोग होते हैं, मतलब कि जो इंडिया से बाहर रहने वाले लोग होते हैं, अगर वो इंडिया में आकर के FD करवाना चाहते हैं तो उनको भारत के बैंक में FCNR डिपॉजिट ओपन करना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक द फिक्स्ड डिपॉजिट। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि जो पैसा होता है वो डॉलर्स के अंदर रखा जाता है। तो ये FCNR अकाउंट्स में 2 फायदे हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1, एक तो डिपॉजिट रेट जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। आज की घड़ी में आपको 7% या कुछ बैंक 7% से ज़्यादा भी 7.25%, 7.1% के आसपास का इंटरेस्ट रेट भी दे रहे हैं। नंबर 2, इवन दो रुपया यहाँ पे काफ़ी वीक हो चुका है, लेकिन FCNR के डिपॉजिट्स के केस में बैंक आपको ये वाला ऑप्शन देता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेक्स का रिस्क होगा, मतलब कि इवन दो रुपये अगर वीक भी होगा तब भी आपको उसका हर्जाना नहीं भरना होगा, बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये भी 2 बड़े फायदे होते हैं जिसकी वजह से FCNR के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सडनली हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और इसके पीछे एक फैक्टर ये भी है, अमेरिका में जो FD के रेट्स हैं वो इतने नहीं होते हैं, मैक्स टू मैक्स 6-6.25% तक जाते हैं, लेकिन इंडिया में आपका जो पैसा है वो वापस इंडिया आ गया, FCNR के अकाउंट में आ गया, एंड इसके फ़ायदे ये भी होते हैं कि पैसा आपके घर वालों तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए FCNR के अंदर सडनली हमें इन्फ्लोज जो हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप इसका डेटा भी देख सकते हैं, अप्रैल से लेकर जनवरी 2023-24, मतलब कि पिछले 10 महीनों के अंदर जो FCNR डिपॉजिट इन्फ्लोज हैं वो $4 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द लेवल ऑफ इनफ्लोज जस्ट 1 ईयर अगो। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये काफ़ी क्लियर है कि FCNR में जो डिपॉजिट है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका फ़ायदा भारत को क्या होता है? इसके भारत को कुल मिला के 2-3 फायदे होते हैं। देखिए, जब रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो ये परमानेंट फ्लोज है, मतलब कि ये वो वाला पैसा नहीं कि आ गया फिर वापस चला गया। ये पैसा अगर एक बार इंडिया आ जाता है तो ये इंडिया में ही रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल अकाउंट का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे करंट अकाउंट का हिस्सा है, तो ओवरऑल हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको नैरो करने में ये बड़ी भूमिका निभाता है। आप यहाँ पे डेटा को देखिए, जो Q2 का डेटा सामने आया था, क्वार्टर 2 का डेटा सामने आया था, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का डेटा, वहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो केवल 1% ऑफ GDP पर आ चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप इस डेटा को कंबाइन करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट्स के साथ, तो क्योंकि हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स एक तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही हैं, तो ओवरऑल हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये और भी ज़्यादा हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर बन जाता है। हमारे सर्विस एक्सपोर्ट्स बाय द वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये है कि केवल IT सर्विसेज वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं, और भी कंसल्टिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज भी हैं जो कि आज की घड़ी में इंडिया के IT एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन को कर रही हैं। सो ओवरऑल ये भी फायदा हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को देखने को मिल जाता है। नंबर 2 जो फायदा देखने को मिलता है वो यही है कि जब ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो होगा। हो सकता है इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है कि हमारी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो सकता है कि किसी बैंक के किसी फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। तो ओवरऑल वो पैसा कहीं ना कहीं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट हो रहा है तो उसका भी भारत को फ़ायदा ही होता है। सो येस, ये जो रेमिटेंसेज बढ़ रहे हैं इसका ओवरऑल हमें जनरली फ़ायदा ही देखने को मिल रहा है। बाय द वे आपको बता दूं कि जो ओवरऑल वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार नंबर 1 पे अगर इंडिया आता है, उसके आगे की रैंकिंग में नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पे फिलीपींस, नंबर 5 पे इजिप्ट देखने को मिलता है। एंड
एज पर द रिपोर्ट कहा यह जा रहा है कि इंडिया का जो शेयर है दक्षिण एशिया में वो और बढ़ने वाला है। फिलहाल हमारा जो शेयर है वो 63% पे है, आगे जाकर के वो 66% होने वाला है। मतलब ओवरऑल हम लोग दक्षिण एशिया में और भी ज़्यादा रेमिटेंसेस के मामले में डोमिनेट करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव पॉडकास्ट को लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अपने जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी है उसको और भी बेहतर कर सकते हैं और भी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर के देखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।